हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे आपकी 11.4 11.4 एक्सरसाइज काफ़ी इजी है। बस ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही थ्योरम पर है। थ्योरम का मतलब एक प्रमेय मैं आपको फिर बता दूं कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, थ्योरम्स ऑफ ट्राइंगल के नाम से थ्योरम दे रखी है। और सबसे पहले कमेंट के अंदर फर्स्ट कमेंट में ऊपर ही ऊपर अपने चैनल का एक कमेंट होगा, वहाँ पर मैं लिंक डाल दिया है, पिछले 3-4 वीडियो में डाल दिया है। आप उस पर जाके डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जहाँ पर आपको सारे प्रमेय यानी कि 6 वीडियो बना रखे हैं मैंने, सारे वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स प्रमेय मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो भी उसी प्रमेय के अकॉर्डिंग होगी, उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग होगी। तो वहां पर आप जाके देख लेना वो थ्योरम। इस एक्सरसाइज के अंदर, पूरी एक्सरसाइज के अंदर वो एक ही थ्योरम काम आने वाली, इसलिए जरूर देखना उसको ना, क्योंकि वो अलग, पहली बात वो अलग से थ्योरम भी पूछी जाती है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। अपन पहला क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में आ जाता है ना, इसको हल्के मत लेना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि निम्न के उत्तर सत्य व सत्य में देना है, एंड जस्टिफाई योर आंसर इट इफ पॉसिबल, और अपने उत्तर का कारण भी देना है अगर संभव हो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इफ रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। समझ पा रहे हो? ये बात ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में जो थ्योरम काम आएगी वो थ्योरम है क्या। वो थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज, पहले मेरी बात समझना, कोई भी दो त्रिभुज का मतलब कोई भी दो ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हो, समझ पा रहे हो? अगर कोई भी दो त्रिभुज, उसको सपोज नाम दे देते हैं ABC और PQR, कुछ भी दे सकते हो, ये अगर आपस में समरूप यानी कि सिमिलर हो, तो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड का जो स्क्वायर है, समझना, यानी कहने का मतलब है उनका रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। कहने का मतलब वो थ्योरम बताओ क्या कहती है, चलो सॉल्यूशन कर ही लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, वो थ्योरम ये कहती है। अच्छा, दूसरी बात, आप ये सोच रहे होंगे कि वो थ्योरम लगानी कब है। वेरी गुड, सही सोचा आपने। जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कि दो साइड कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दे रखा हो और आपसे एरिया की बात करे, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा हो और क्षेत्रफलों की बात करे, तब हमेशा ये वाली थ्योरम लगानी है। वरना कुछ बच्चे थ्योरम तो रट लेते हैं, लेकिन उस थ्योरम को अप्लाई कहाँ करना है वो नहीं पता। और ठीक है, इसलिए रटाफिकेशन मत करो, समझो उस बात को कि वो थ्योरम लगानी कब है। तो वो थ्योरम अपन ऐसी कंडीशन में लगाएंगे। अब आप समझ गए ना कहाँ लगाना है। ठीक है, तो वो थ्योरम ये कहती है कि जैसे मैं बात करूं कि जो ट्राइंगल है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, समझना मैं थ्योरम में समझा रहा हूँ ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, समझ गए? इन दोनों का अनुपात, रेशियो का मतलब अनुपात, अनुपात का मतलब बटे में लिखना। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात यानी कि एरिया का रेशियो इनकी संगत भुजाओं के, संगत भुजाएं मतलब कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाएं कौन सी? जैसे AB बटा PQ, AC बटा PR, BC बटा QR। हमें कौन सी चाहिए वो हम ले लेंगे। कहने का मतलब है AB बटा PQ का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर के अपॉन के बराबर, ऐसे ही BC का स्क्वायर बटा QR का स्क्वायर, ऐसे ही AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। ये एक प्रमेय है, थ्योरम है, आपको ये जरूर पढ़नी है। अब मेरी बात समझो, ऐसा होता है, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, थ्योरम है। ये है फर्स्ट पार्ट, चलो साथ का साथ फर्स्ट पार्ट भी सोल्व हो रहा है और आपको समझ में दोनों बातें हो रही है। अब मेरी बात समझना, अब इनमें से कोई सी भी साइड उठा लो आप, सब बराबर होती है, कोई सी भी साइड ले सकते हैं। तो अपन ये लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया, अच्छा हिंदी वाले भी एरिया लिख सकते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये कह रहा है कि उनकी जो साइड है, भुजाओं का अनुपात 4:9 है, यानी कि यहां 4:9, कोई सी भी एक साइड, ये भी 4 तो ये 9, ये 4 ये 9, ये 4 ये 9, मतलब 4:9 4:9 दे रखा है। 4:9 4:9 4:9 दे रखा है, या फिर उल्टा भी हो सकता है 9:4 9:4, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें ऐसा दे रखा है, ऐसा मान के चलना है। अब इनका अगर अपन कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर कर दो चाहे एक साथ होल स्क्वायर कर दो, बात एक ही है। अब इनको लिखने की जरूरत नहीं, कोई सी भी एक ले सकते हो काम में। अब मेरी बात समझना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू क्या निकल के आया, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का 81। इसने कहा कि उन दोनों जो भुजाओं का अनुपात है वो 4:9 है, मतलब साइड का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4:9 है। और इसने कहा कि जो इसका क्षेत्रफल है, मतलब जो एरिया, उसका भी 4:9 होगा। बिल्कुल गलत बात, 4:9 नहीं होगा, 16/81 होगा। ये फॉल्स तो है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, लेकिन
यानी कि फॉल्स हो गया, असत्य, असत्य तो है ये, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, ये रीजन भी उसने कहा ना, अगर पॉसिबल हो तो रीजन बताओ, तो रीजन ये है, कारण आपको देना है, ठीक है ना। तो ये असत्य हो गया, क्योंकि इसने तो कहा था 4/9 है, जबकि ये 16/81 है, ठीक है। बटे बोल दो चाहे अनुपात बोल दो, रेशियो बोल दो, बात एक ही है। ऐसे ही करते हैं अपन सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि दो त्रिभुज क्रमशः ABC, यानी कि दो F2 ट्राइंगल्स ABC एंड DEF तथा DEF में यदि ABC का क्षेत्रफल बटा DEF का क्षेत्रफल बराबर कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 9/4 है, तो बताओ इनको अपन को क्या दिखाना है कि वो क्या होगा। अगर ऐसा है तो वो सर्वांग सम होगा इनकी। इस साइन का मतलब क्या होता है इसका, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट होगा। ये बात कह रहा है वो कि इन दोनों का जो एरिया है, मतलब जो देखो ये रही थ्योरम, ये है थ्योरम। अब की बार आपको क्वेश्चन में थ्योरम दे दी, थ्योरम का मतलब प्रमेय। ऐसा होता है कि त्रिभुजों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के अनुपात इन रेशियो के बराबर होता है, ये अपन को वो कह रहा है। तो एक बात इसकी बात मानते हैं अपन, यही बात लिखते हैं। आप हिंदी वाले बच्चे ऐसा लिख सकते हो इसको, आप चाहो तो एरिया की जगह क्षेत्रफल लिख सकते हो। वैसे एरिया भी गलत नहीं आता, छोटी छोटी बातों के मार्क्स नहीं कटते। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू AB² अपॉन DE²। ये हम जानते इतना होता भी है, गिवन भी है, और वो हमें वापस यहाँ एक कंटिन्यू लिखते रहेंगे अपन। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू इधर का अपन को 9 और 4, इसका मतलब वो 3.4 का स्क्वायर हुआ होगा, तभी तो 3.2 का स्क्वायर हुआ होगा, तभी तो वो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। यानी कि अपन इसको रेशियो की फॉर्म में लिखना चाहें तो 3:2 आ गया, 3:2 आ गया। यानी कि रेशियो ऑफ, एक बार समझना, रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर 3:2, 3:2। समझ पा रहे हो, 3:2 हो गया। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर 3:2। एक बात बताओ कि इसने कहा कि वो सर्वांग सम होगा। अगर एक बात बताओ, सर्वांग सम का मतलब कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट तब होता है जब रेशियो 1:1 या फिर 2:2 या फिर 4:1, मतलब बिल्कुल समान अनुपात। समझ पा रहे हो, क्योंकि कॉन्ग्रेंट का मतलब लगभग, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, बराबर, बिल्कुल बराबर। यानी कि सर्वांग सम तभी होते हैं जब इसको मैं इसके ऊपर रखूं तो नीचे वाला मुझे दिखे नहीं है, मतलब बिल्कुल डिट्टो सेम होते हैं। अगर ये 5 तो ये भी 5, ये 6 तो ये भी 6, ये 8 तो ये भी 8, या फिर ये अगर 40 डिग्री तो ये भी 40, 50 तो 50, मतलब सब कुछ सेम होता है सर्वांग सम का, कॉन्ग्रेंट का। जबकि यहाँ तो अनुपात सेम ही नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यानी कि थोड़ी सी थ्योरी और लिख देंगे, 3:2 whereas for similarity its ratio is 1:1। सिमिलरिटी नहीं, कॉन्ग्रेंसी, जहां कॉन्ग्रेंसी का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अतः ये क्या है, असत्य है। ये थोड़ी थ्योरी लिख सकते हो, वैसे यही आंसर है कि दोनों का रेशियो अनुपात सेम नहीं है। ऐसे ही देखो आपका थर्ड पार्ट है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। ये थोड़ी सी गलत बात हो गई। एक्चुअल में ये होता है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। समझ पा रहे हो, जबकि ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों अनुपात होता है, जबकि ये कहता है कि उनकी भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। ये थोड़ा सा क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि संगत भुजाओं के पहले वर्ग होना चाहिए, फिर वो अनुपात इनके बराबर होता है। समझ पा रहे हो, बराबर, इक्वल। तो ये थोड़ा फॉल्स स्टेटमेंट है। एक्चुअल में ये थ्योरम है एक तरीके से। पॉइंट नंबर 3 है ना, वो थ्योरम है। तो जिस बच्चे को थ्योरम लर्न है वो इसको ट्रू फॉल्स पहचान लेगा, वरना गड़बड़ है। तो ये अपन को क्या करनी, लर्न करनी। ओरिजिनल आंसर इसका ये हो जाएगा। थर्ड हमारे लिए क्या हो गया, फॉल्स।
चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो चौथा पार्ट है वो कह रहा है कि इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ए एक्स वाई, ठीक है, दो ट्राइंगल आपस में क्या है, दोनों सिमिलर है यानी कि समरूप हैं, एंड देयर एरियाज आर इक्वल, देन द साइड्स एक्स वाई एंड बी सी मे बी कोइंसिडेंस। यानी कि यूँ कहना चाह रहा है कि दोनों आपस में समरूप है, सिमिलर है, और उनका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो समान है, इक्वल है, तो फिर एक्स वाई और बी सी आपस में क्या है, संपाति, कोइंसिडेंस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब है दो डायग्राम अपन बनाते हैं, एक तो ए बी सी और एक बनाते हैं अपन ए एक्स वाई। ये दो ट्राइंगल अपन बनाते हैं और ये इन दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, समरूप है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपका चौथा पार्ट है, कि जब भी एरिया की बात कर ले, देखो एरिया की बात करी, क्षेत्रफल की बात करी, एरिया की बात करें या फिर उनके साइड के रेशियो की बात करें, तो हमेशा अपन को ये वाली थ्योरम अप्लाई करनी है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई, एरिया की जगह हिंदी वाले बच्चे क्षेत्रफल लिख सकते हैं, वैसे एरिया भी गलत नहीं है, इक्वल्स टू क्या होता है, इनकी साइड का रेशियो, स्क्वायर का रेशियो, यानी कि ए बी का स्क्वायर ए एक्स के स्क्वायर का रेशियो के बराबर, बी सी का स्क्वायर एक्स वाई के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, और ए सी का संगत भुजाएं होगी ना, ए वाई के स्क्वायर के बराबर होता है। अब एक बात समझो, उसने कहा कि इन दोनों का एरिया समान है। देखो क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन है चीज कि क्षेत्रफलों का मान समान हो, यानी कि देयर एरियाज आर इक्वल, क्षेत्रफल क्या है, बराबर दे रखे हैं। इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 50 है तो ये भी 50 है। समझ पा रहे हो? इसका मतलब अपन तो 1 1 मान लेते हैं, चाहे 50 50 मानोगे तो भी 1 1 ही आना है, ये मान के चलना है, या फिर इसको किसी काट भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो, लेकिन अपन 1 1 ले लेते हैं, एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी, ईजी पड़ेगा। अब मेरी बात समझो, हमें किसको दिखाना है, हमें वही साइड लेनी जो इसने कही, इसने कहा एक्स वाई और बी सी, हालांकि ये तो सारी, लेकिन हम वही लेंगे जो हमारे को जरूरत है। तो बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, ये अपन ने साइड ले ली। अच्छा, पहली बात ये, इसने जो ये शब्द यूज किया ना, संपाति, कोइंसिडेंस, इसका मतलब क्या है भाई? आप सोल्यूशन तो करने चले गए कि आपको पता चल रहा है कि अपन करने क्या जा रहे हैं। तो कोइंसिडेंस का मतलब होता है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है, दो जो ट्राइंगल बनाए अपन ने, अगर मैं इसको ऐसा कह दूं, क्योंकि देखो दोनों में ए कॉमन है, इसका मतलब ये डायग्राम कहीं ना कहीं ऐसा है, ए तो यहाँ पर है और एक तो ये तो हो गया सपोज अपना एक्स वाई, और ये हो गया बी सी। समझ पा रहे हो? एक ही बात है, चाहे मैं ए बी सी और ए एक्स वाई बोल दूं, इसका मतलब एक तो ए एक्स वाई और एक है ए बी सी। अब समझना इस वर्ड का मतलब क्या होता है, संपाति का, कोइंसिडेंस का। इसका मतलब ये होता है कि मैं चाहे ए एक्स बोलूं चाहे ए बी बोलूं, चाहे मैं ए वाई बोलूं चाहे ए सी बोलूं, इसका मतलब ये कि ये जो पॉइंट वाई है ना, वही सी है। अगर वाई की जगह सी हो जाए, या फिर सी वाई हो जाए, एक्स बी हो जाए, या फिर बी एक्स हो जाए, कहने का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाए, तो वो हमेशा कोइंसिडेंस होता है, संपाति होता है। अगर ए एक्स 5 है तो ए वाई ए बी भी 5 हो, ए वाई 5 है तो ए सी भी 5 हो, इसका मतलब वो आपस में एक्स और वाई क्या है, कोइंसिडेंस हो जाएंगे, संपाति हो जाएंगे। इसका मतलब अगर हम इसने कहा बी सी और एक्स वाई, अगर इन दोनों को अपन इक्वल दिखा दिया तो इसकी बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब इधर उधर भेज दो इसको, वैसे अपन इसी को ये भी लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो बी सी अपॉन एक्स वाई, इधर 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई बराबर बी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एक्स वाई है उतनी बी सी है। इसका मतलब जो पॉइंट एक्स है वही बी है, जो वाई है वही सी है। समझ पा रहे हो? क्योंकि इसकी जगह इसको रख दो चाहे इसको रख दो, एक ही बात है, दोनों बराबर है आपस में, तो एक्स वाई बराबर बी सी हो जाएगा। ऐसे ही बी सी ए बी बराबर ए एक्स हो जाएगा, ए सी अपॉन ए वाई हो जाएगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, दस स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ पा रहे हो ना? ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि क्या लिख देंगे, ये क्या है, सत्य है, अतः ये सत्य है। इसने लॉजिक पूछा था कि अगर पॉसिबल हो तो कारण बताओ, तो ये कारण आप, ये जो छोटा सा कारण है यहाँ पे लिख सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आपका, इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ सिमिलर, कहने का मतलब जैसा ये कह रहा है वैसे वैसा करते भी जाओ साथ साथ, यानी कि एक तो त्रिभुज ए बी सी है और एक जो ट्राइंगल यानी त्रिभुज डी ई एफ है, ए बी
सी और दूसरा डी ई एफ, ये आपस में क्या है, सिमिलर यानी कि समरूप है। और फिर आपसे ये गिवन है कि ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो दे रखा है 64 यानी 64, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ दे रखा है 121 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर बोल दो, और डी एफ का 121 सेंटीमीटर। उसके अंदर एक ई एफ साइड दे रखी है 15.4, यानी ये वाली जो साइड है ना, ये हमें दे रखी है 15.4 सेंटीमीटर, और बी सी हमें निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। अब मेरी बात समझो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमें चीज़ गिवन थी वो सबसे पहले अपन ये लिख देते हैं कि हमें ये दे रखा है कि ट्राइंगल जो ए बी सी हैं वो समरूप यानी कि सिमिलर हैं ट्राइंगल डी ई एफ के, इतना हमें गिवन है यानी कि दिया है। चलो, अगर ये दे रखा है तो हम एक चीज़ जानते हैं कि जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, मेरी बात को अच्छे से समझना, इक्वल्स टू रेशियो ऑफ, ये पूरी बात लिखवा देता हूं आपको, स्क्वायर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये बात समझ में आ गई? यानी कि हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, थ्योरम है ये, प्रमेय का अनुपात बराबर संगत त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, बीच में बराबर है होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे, अनुपात का मतलब बटे, वही एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, हिंदी इंग्लिश वाले बिल्कुल एरिया लिख सकते हैं, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, वो बराबर होता है। अच्छा, किसके? कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, उनकी संगत भुजाओं मतलब कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो कौन सी साइड लेनी है? अपन चाहें तो तीनों ले सकते हैं, यानी कि ए बी का स्क्वायर डी ई के स्क्वायर के बराबर, बी सी का स्क्वायर ई एफ के स्क्वायर के बराबर, और ए सी का स्क्वायर डी एफ के स्क्वायर के बराबर। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ इतनी सी चाहिए ना, एक ही चाहिए। तो अपन इसी को ये लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। मतलब कोई एक साइड भी ले सकते हो जो हमें चाहिए, इतना तो कॉमन सेंस है। हमें तो यही चाहिए तो वही लेंगे, दूसरी क्यों लेंगे? मतलब ही नहीं उसका कोई लेने का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, नेक्स्ट इसके नीचे लिखना है आपको, ठीक है, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर, तो बी सी तो है ही नहीं, तो बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ कितना है 15.4, और उसका हो जाएगा स्क्वायर। इसके बाद समझना ए बी सी, अच्छा ए बी सी वैल्यू नहीं रखी क्या अपने, यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते थे। ए बी सी हमें दे रखा है, देखो इधर आओ, ए बी सी का दे रखा है 64, तो 64 अपॉन डी एफ दे रखा है 121 121 इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर, और 15.4 का स्क्वायर आप करके देख लो, 15.4 इंटू 15.4, ठीक है। ये अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर एक काम करो, बड़ा इजी पड़ जाएगा। 15.4 को है ना एक एज इट इज रहने दो, एक तरीका बताता हूँ आपको, टाइम सेविंग हो जाएगा आपका, कि यहाँ पर भी स्क्वायर है, समझ पा रहे हो? देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसका मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, यानी कि अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। मेरी बात समझना, पूरे तरीके से समझेंगे, बी सी बटे 15.4 होल स्क्वायर, भाई एक ही बात है, दोनों के ऊपर स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर हमेशा इस पर किधर आता है? रूट में। समझ पा रहे हो ना? अब ये तो कॉमन सेंस बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, स्क्वायर हमेशा रूट में आता है, तो बी सी बटा 15.4, यानी कि स्क्वायर चला गया रूट में, तो स्क्वायर अब बचा नहीं। अब मेरी बात समझना, अब समझो कि जैसे रूट हटाया अपन ने, तो 64 84 का तो हो गया 8, और 11 121 का होता है। समझ पा रहे हो? 64 का 8 हो गया, और 121 से 11 हो गया 11 हो गया। इधर बी सी और 15.4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। इसको इससे करवाया तो ये तो हो गया 11 बी सी, और ये हो गया 15.4 इंटू 8, तो बी सी इक्वल्स टू 15.4 इंटू 8 अपॉन 11, 11 नीचे चला गया 11, यहाँ पॉइंट है, 11 के टेबल से काट दो, 11 कम 11, 11 1 11, बच के 4, 11 4 जा 44,
11 चौक 44। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 1.4 को 8 से गुणा कर लो, 8 चौक 32, यानी 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 एकम 8, 8 1 8 और 3 11, ठीक है। तो 11.2 सेंटीमीटर आपकी BC की वैल्यू हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपको काफ़ी इजी लगा होगा। पूरा ऑथेंटिक विथ लॉजिक विथ स्टेटमेंट के साथ अपने क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम इसके अंदर आपको गिवन है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर एट द सेम बेस BC, यानी कि ये देखो BC है, एक ही आधार है, दोनों का ट्राइंगल क्या है, सेम बेस है, मतलब BC के ऊपर दोनों ट्राइंगल टिके हुए हैं, ABCB और DBCB, ये देख लो है ना, दोनों इस BC के ऊपर टिके हुए हैं, दोनों ऊपर सेम बेस है, सेम आधार है। और यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इफ AD एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यानी कि ये देख लो पहले AD और ये BC दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, O पर, तो फिर हमें दर्शाना है, शो दैट या प्रूव दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू AO बटा DO। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन मेरी बात समझो एक, कि जब भी ट्राइंगल की बात करता है, मतलब एरिया की बात करता है, तो अपन उसमें थ्योरम अप्लाई करते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, मतलब कि उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल का। तो बात ये है कि क्या आपके पास सिमिलर ट्राइंगल का एरिया है क्या, तो हमारे पास ट्राइंगल ABC और DBC का एरिया है ही नहीं अभी, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दे रखा होता था कि उसका एरिया 4 है या 5 है, उनका रेशियो दे रखा होता था, अनुपात दे रखा होता, लेकिन इसके अंदर अनुपात या रेशियो नहीं दे रखा, इसलिए फिर अपन को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। थोड़े स्टेटमेंट तो आप चाहो तो लिख लेते हैं अपन, गिवन यानी कि दिया है, क्या दे रखा है अपन को, ये जो पूरी थ्योरी लिखेंगे अपन, ये रहा ट्राइंगल ABC एंड DBC इन ट्राइंगल ABC and triangle DBC are at the same base BC, ठीक है। यानी कि दो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर स्थित हैं, ठीक है। चलो ये बात अपन लिख दी। इसके अलावा हमें प्रूव करवाना है, टू प्रूव, वो इंटरसेक्ट वाली बात भी लिख सकते हो कि ABDC को ऊपर प्रतिच्छेद करती है, वो भी दिया में लिख सकते हो कि AD एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ये भी गिवन में डाल सकते हो। प्रूव करवाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू AO अपॉन DO, ये हमें प्रूव करवाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रूव का मतलब सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ेगा, रचना क्यों करनी पड़ेगी, रचना कि हमारे पास किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का या ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे पास इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हाइट नहीं है, तो हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, यानी हाइट हम क्या कर देंगे, इसमें ड्रॉ कर देंगे। जैसे इस BC के ऊपर इस ऊपर वाला त्रिभुज है ना ABC, इसकी एक हाइट खींच दी, सपोज अपन ने यहाँ पर BC के ऊपर एक लंब खींच दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया, जिसको अपन नाम दे दिया ABCDE दे दिया, और इसके ऊपर भी एक हाइट खींच दी, ठीक है, जो इस ट्राइंगल के लिए हाइट हो जाएगी, किसके लिए, BDC के लिए E, और इसको नाम दे दिया F। तो ये अपन यहाँ लिख देंगे, जो AE परपेंडिकुलर BC एंड DE परपेंडिकुलर, देखो AE परपेंडिकुलर BC और DF परपेंडिकुलर भी BC, ठीक है। ये हमने इस पर परपेंडिकुलर खींचा, हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे AE परपेंडिकुलर BC व DF परपेंडिकुलर यानी कि लंब BC खींचा। ये क्यों खींचा अभी बताता हूँ आपको। फिर प्रूफ का मतलब उत्पत्ति। अब करना बहुत आसान है कि हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया लगाते हैं, फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। चलो ठीक है, इसका एरिया तो अपन निकाल देंगे। देखो पहले समझो मेरी बात, क्या क्यों करने जा रहे हैं, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, वो अपन को समझना है कि जैसे ही अपन सोल्यूशन करने जाएंगे तो हम लगाएंगे इसमें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल का एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है।
होता ही नहीं होता भुजाओं के वर्गों के। लेकिन बात यह है कि क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्या दोनों त्रिभुज कैसे होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। इसलिए हमें सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर भी दिखाना पड़ेगा। किस किस ट्राइंगल को, कि हमने जो ड्रॉ किया अभी, हाइट जो ड्रॉ करी, उनसे बनने वाले दोनों ट्राइंगल को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर यानी कि समरूप दिखाना पड़ेगा। तो कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे अपन, उनको सिमिलर दिखाना चाहेंगे अपन। तो देखो अपन ने ले लेते हैं अपन इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल हो गए ना। अब अभी लिखने के बाद समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल AEO एंड DFO। देखो AEO DFO, ये जो हमने परपेंडिकुलर खींचे था ना, लंब खींचे थे, उनसे बनने वाले दोनों त्रिभुजों को अपन को सिमिलर दिखाना है। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल का मतलब समकोण त्रिभुज AEO व DFO में। ठीक है, क्या क्या चीज़ को सिमिलर है हमारे पास। एक तो दोनों में ईच 90 वाली बात है कि AEO इसका 90 डिग्री है, उसका DFO 90 डिग्री। ये अगर परपेंडिकुलर नहीं खींचते तो ये नहीं लिख सकते थे अपन, ईच 90 डिग्री यानी कि प्रत्येक 90 डिग्री, ये हो गया प्रत्येक 90 डिग्री। और दूसरी बात मैंने आपको एक बात बताई थी पहले भी, कि जब भी ऐसा क्रॉस बन रहा हो तो वो बनता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बनता है, नहीं बनता। तो AOE यानी कि एंगल AOE इक्वल्स टू एंगल DOF। AOE और DOF वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। सो ट्राइंगल AEO सिमिलर हो गया ट्राइंगल DFO के बाय AA सिमिलरिटी से। ठीक है, AA समरूपता से हो गया सिमिलर, यानी कि समरूप हो गया, AA समरूपता, ये समरूप का साइन है। चलो इतनी बात अपन ने कर ली। अब समझना, दोनों को समरूप दिखाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि समरूप दिखाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब AEO और DFO दोनों सिमिलर हो चुके हैं, तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी होगी आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के सिखाता हूँ कि जैसे एक तो अपन ने लिया था AOE, तो AOE, एक लिया था अपन ने DOF। अब समझना आप, तो AO बटा DO, OE बटा OF अपॉन, है ना, AE अपॉन DF, इनका रेशियो बराबर होता है। मतलब हम लिख सकते हैं कि AO अपॉन DO, OE अपॉन OF और AE अपॉन DF, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग सोसाइड उनका रेशियो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। यानी कि हम हिंदी वाले बच्चे कह लेंगे संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात। वैसे पहले वाले फर्स्ट सेकंड में लिख चुका मैं, तो आप लिख सकते हो, बराबर होता है कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो ये चीज़ हमने सिमिलर होने की वजह से लिखी, वरना नहीं लिख सकते थे। अब सुनो, अपन को क्या चाहिए वो हम इनमें से काम ले लेंगे। तो समझना मेरी बात, ये तो चलो बड़ी काम की चीज़ आएगी, क्यों निकाली अभी बताता हूँ। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे के छोड़ दो। अब हम बारी बारी ट्राइंगल, जो हमारा मेन टारगेट था ABC और DBC ट्राइंगल निकालने का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हिंदी वाला बच्चे लिख देना 1/2, बेस का मतलब आधार इंटू ऊंचाई, यहाँ तो लिख देना आधार और यहाँ आ जाएगा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2, यहाँ तो कंटिन्यू चलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का वही एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इंटू बेस। देखो ABC के अंदर बेस क्या हो जाएगा, BC, क्योंकि दोनों में आधार तो BC है, BC, और हाइट इसके लिए क्या हो जाएगी, AE। इसके लिए तो हाइट का मतलब ऊंचाई AE हो जाएगी, क्योंकि हमेशा 90 डिग्री वाली क्या होती है, ऊंचाई होती है। चलो ठीक है, ये निकल के आया। ऐसे ही अपन ने सेकेंड लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा है वो, दूसरा ट्राइंगल DBC। फॉर्मूला वही 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 बेस तो दोनों में BC है, इंटू हाइट इसके लिए DF है, उसके लिए तो AE थी, इसके लिए ऊंचाई क्या है, DF है। ठीक है, ये दोनों अपन निकाल दी। अब हमें ये पता है कि जो एरिया का रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम वो सेम जो थ्योरी, जो फॉर्मूला जो लगाते हैं, लिख देंगे वी नो दैट, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि, समझते हुए रहना, क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मतलब इस ट्राइंगल का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, दोनों के एरिया का रेशियो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के
रेशियो के बराबर होता है। तो संगत भुजाओं में कौन सी भी ले सकते हैं, तीनों बराबर है, वो आगे आगे की बात करेंगे। तो समझो एरिया, इसका एरिया क्या है 1/2 BC इंटू ए अपॉन इसका एरिया क्या है 1/2 BC इंटू DF। अब समझना 1/2 से 1/2 कट गया, BC से BC कट गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया की जगह हिंदी वाले लिख देंगे क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू क्या बचा AE अपॉन DF। बचा कि नहीं बचा, AE अपॉन DF, ये चीज़ बची। अब मेरी बात समझना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस सोल्यूशन हो गया, अपना आंसर आने वाला है जस्ट। क्या कि अगर मैं इसी को एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC AE बटा DF, AE बटा DF को ही AO बटा DO लिख सकता हूँ, चाहूँ तो OF बटा OE बटा OF लिख सकता हूँ, लेकिन हमें क्या दिखाना है AO बटा DO, तो इक्वेशन फर्स्ट है, इसी को हम AO बटा DO भी कह सकते हैं। और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। ये अपना हो गया हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गई, बहुत आसान है, कुछ नहीं किया कि ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी हाइट होना, ऊंचाई होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऊंचाई हमने ड्रॉ कर ली, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वो हमने लगाया फॉर्मूला। उसके बाद हम रेशियो का जो अपन थ्योरम के अप्लाई करते हैं थ्योरम वाला फॉर्मूला लगा दिया, और इससे जो कट गया। इसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये A बटा DF बचा था। इक्वेशन फर्स्ट कहता है कि AE बटा DF को आप AO बटा DO भी कह सकते हो, तो हमें AO बटा DO दिखाना था, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की वजह से इसको हमने AO बटा DO कह दिया, हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33 आपका इस तरीके से कंप्लीट। अब देखो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी निम्न प्रश्नों के हल ज्ञात कीजिए। एक ट्राइंगल दे रखा है आपको ABC, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका अपन पहले, ठीक है। यानी कि एक त्रिभुज दे रखा है आपको जिसका नाम है ABC, बनाते हैं अपन, ये अपन ने बना लिया ABC। इसमें DE पैरेलल है BC के, यानी DE समांतर हैं BC के, तो ये DE समांतर हो गई, BC के पैरेलल हो गई। और AD और BD का जो अनुपात है, जो रेशियो, वो 2:3 दे रखा है। इसका मतलब AD 2 है, तो ये यहाँ से लेके DB है 3, 2:3 दे रखा है, ठीक है। तो अपन थोड़ा गिवन लिख लेते हैं, यानी कि दिया है, क्या गिवन है कि इन ट्राइंगल ABC, हिंदी वाले बच्चे, त्रिभुज ABC में DE समांतर यानी कि DE पैरेलल BC है, तथा एंड AD रेशियो DB इक्वल्स टू 2:3, इतना गिवन लिख देंगे। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो, इनका अपन को क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो चलो इसका ट्रू प्रूफ की जो है ज़रूरत है नहीं, प्रूफ तो कराना ही है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड हमें करना है, यानी कि ज्ञात क्या करना है। देखो मैं थोड़ी स्टेटमेंट वगैरह लिखता हूँ, आप लिख दिया करो, इस मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ट्राइंगल हमें निकालना है, ट्राइंगल इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अनुपात का मतलब बटे में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो इसके बाद में प्रूफ का मतलब उत्पत्ति, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो अब हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज़ है DE पैरेलल BC। हमें ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया, इतने क्वेश्चन करवा दिए 14, 15, 13 जो 11.3 के थे, तो जैसा ये क्वेश्चन है कि जब भी कोई ट्राइंगल के अंदर दो लाइनें, दो साइड अगर पैरेलल हो, समांतर हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी इन्हें संगत कोण बोलते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होते हैं, इनको कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। और बहुत बड़ी बात है हमारे लिए क्या, कि हमें इनका एरिया का रेशियो बताना है। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, मैंने आपको पहले कह दिया था कि जब भी एरिया का रेशियो आपसे पूछे तो वो दोनों ट्राइंगल पहले क्या होने चाहिए, समरूप, सिमिलर होने चाहिए। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए हमारे लिए ये दोनों आगे, ये बहुत है। ए सिमिलरिटीज़ हैं, कैसे मैं बताता हूँ कि अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल ABC, पूरा बड़ा ABC, एंड ट्राइंगल ADE, यानी कि त्रिभुज ABC व ADE में, ठीक है, ADE में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ हमारे पास हैं, देखो ये वाला एंगल इसके बराबर, यानी कि जो एंगल ADE हैं, ADE मतलब ये वाला बीच वाला होता है एंगल, तो
वो बराबर है ए बी सी के, यस ए बी सी के, और ए ई डी यानी कि जो ए ई डी हैं वो ए सी बी के बराबर, इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, यानी कि संगत कोण, ठीक है। और दस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए डी ई के बाय ए सिमिलरिटी से, ए समरूपता से। समझ में आ गई? बहुत बड़ी चीज़ अपन निकाल दी। अगर ये पैरेलल नहीं देता तो इसको अपन सिमिलर इस प्रॉपर्टी से, मतलब इस सॉल्यूशन से नहीं कर सकते थे। इसलिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वो अपन को देख के रखता है कि वो बच्चे पहचान लें और आगे सॉल्यूशन कर ले। इसके बाद देखो, अब हमें ये देखना है कि इनका जो रेशियो दे रखा है एडी और डीबी का, वो दे रखा है 2:3। अब इस 2:3 जो इन्हीं का यूज होना चाहिए, इसके अलावा कोई यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी बात समझना कि हम इसके बाद में जो थ्योरम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का अनुपात यानी कि रेशियो एरिया ऑफ ए डी के बराबर होना चाहिए, ठीक है, बराबर होता है इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के। अब यहाँ पर हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग साइड कोई सी भी ले सकते हैं। दोनों ट्राइंगल तो दिखा तो चुके हैं अपन, भाई दोनों ट्राइंगल दिखा लिए ना अपन, दोनों आपस में सिमिलर है। कहने का मतलब ये दोनों को अलग अलग बनाए बिना आपको समझ में नहीं आएंगे, तो वो जो हमेशा मैं आपको अलग अलग बना के बताता हूँ। एक तो अपन ने लिया ए डी ई, एक अपन ने लिया ए बी सी बड़े वाला। इसका मतलब ए बी के अपोन में ए डी, बी सी के अपोन में ये, इसके अपोन में ये, तीनों साइडें बराबर है। तो देखो ए बी बटा ए डी, एक ही बात है, मैं उधर से बोल रहा हूँ। पहले इधर इसको बना देता तो क्या फ़र्क पड़ता, बात तो एक ही। ए डी बटा ए बी और बी सी बटा डी ई, बी सी बटा डी ई और ए सी बटा ए ई, ए सी बटा ए ई, ठीक है। तो अब समझना बात। लेकिन हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यानी ए बी सी का क्षेत्रफल बटे ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, हमें तो वही साइड लेनी है जो हमें कोई एक चाहिए, हमें ए डी और डी बी चाहिए। इसका मतलब इन दो से कोई मतलब नहीं, ए डी वाली साइड उठा लो। तो यहाँ अपन ने क्या लिख दी, ए बी बटा ए डी। अब मेरी बात समझना, लेकिन हमारे पास तो ए डी और डी बी दे रखा है, जबकि यहाँ आ रहा है ए बी और ए डी। इसका मतलब हमें इस ए बी को गायब करना है। ए डी तो हमारे पास है, इस ए बी को गायब कैसे करें? तो फिर से थ्योरी लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू, ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी। समझना अच्छे से, ए डी प्लस डी बी अपॉन, नीचे ए डी है, नीचे तो ए डी का ए डी, सिर्फ ए बी को अपन लिख दिया क्योंकि ए बी को लिख भी सकते हैं ए डी प्लस डी बी, ठीक है, ओके। फिर आगे देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये चीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, और ए डी ई इक्वल्स टू, अब अपन को क्या निकल के चीज़ आ गई कि पूरा क्वेश्चन हमारे पास ए डी डी बी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वैल्यू ए डी डी बी है। तो ए डी डी बी के अलावा जो भी है उसको अपन चेंज कर देंगे, और हमने चेंज कर भी दिया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई, क्या कि यहाँ पर ए डी बटा डी बी है। भाई इसका मतलब क्या हुआ, रेशो का, रेशो का मतलब बटे में, तो ए डी बटा डी बी, इसका मतलब यार ए डी प्लस डी बी रहेगा, नीचे डी बी है ही नहीं। तो फिर हमने एक दिमाग लगाया कि दोनों तरफ मेरी बात समझ, दोनों तरफ का मतलब ऊपर नीचे, दोनों तरफ अपन ने, हमें क्या चाहिए था, हमारे किसी कमी पड़ रही है डीबी की, तो दोनों तरफ डीबी का भाग दे दो। डीबी का भाग देने पर देखो हमेशा दोनों तरफ कुछ भी चेंज किया जा सकता है। बोथ साइड अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे डीबी का, ठीक है, डीबी से दोनों तरफ बोथ साइड ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो देखना ए डी प्लस डी बी जो था, नीचे वाले को मत देखो, ए डी प्लस डी बी था, उसमें भी अपन ने डी बी का भाग दे दिया, और नीचे जो ए डी था उसमें भी डी बी का भाग दे दिया। जो बीच में बटा था ना, अपोन था, वो एज इट इज़ ये वाला, वो एज इट इज़ अपनी जगह ही है। अब अच्छे से समझना, वापस इधर ही अपना कंटिन्यू चलता रहेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी, ठीक है, अपॉन डी बी इनटू, ये ऊपर चला जाएगा तो डी बी ऊपर और ए डी। अब क्या चीज़ हो गई कि ये लिखने में आसानी हो जाएगी, वैल्यू रखना। अब मेरी बात समझना, ए डी बटा डी बी बटा डी बी, इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब ये होता है कि जो ये ए डी बटा डी बी है और ये बीच में प्लस है, इसका मतलब मैं एक बार खोल के बताता हूँ, ए डी बटा डी बी प्लस डी बी बटा डी बी, समझ पा रहे हो, इनटू डी बी बटा ए डी, वो अपनी जगह ही है।
अब समझना इसे ही कट गया। मैं डायरेक्ट नहीं करवाता, पूरा सोल्यूशन तरीके से करेंगे, कौन सी चीज़ का कैसे कैसे कट रही है। इधर ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसे ही कट गया मतलब 1 आ गया यहाँ पर। तो AD बटा DB का मतलब, AD बटा DB का मतलब 2/3, समझ गए। ये हो गया +1, समझ गए ना। इंटू DB बटा AD का मतलब 3/2, क्योंकि DB 3 है और AD 2 है। चलो ठीक है, अब इसका ले लेंगे अपन LCM। ये कंटिन्यू चलता रहेगा, LCM आया 3, तो 3 से सोल्व किया तो 2 + 3 और इधर 3/2। और आपको पता है मल्टीप्लाई में जब होता है तो कट जाता है। इसकी बात समझना बड़ा आसान है। इधर अपना कंटिन्यू चलता रहा है, कौन चल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ADE इक्वल्स टू 2 + 3, यानी बच गया आपका 5 और 3 से 3 कट गया, इधर नीचे बच गया 2, 5/2 यहाँ वैल्यू बच गई। अब मेरी बात समझना कि यहाँ अपन ने क्या लिखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी वो कोरिस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। मेरी बात समझ गए। तो स्क्वायर अपन ने लगा दिया, यहाँ मैंने जानबूझ के इतनी देर नहीं लिखा था कंफ्यूज ना हो, अब लगा दो, कोई बात नहीं। इस पूरे के ऊपर स्क्वायर, समझ गए। अब बहुत आसान हो जाएगा ऐसे करना, स्क्वायर स्क्वायर और इस पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर और अभी यहाँ पर भी स्क्वायर। तो कितना आ गया 25/4। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसकी फॉर्म में लिखूँ, इसने पहले AD लिखा है तो पहले AD लिख दो भले, तो 4 AD का है, ABC का 5 है। यानी कि अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखना चाहें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ऊपर लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये हो जाएगा 4/25। यानी कि जो दोनों का अनुपात है वो 4:25, 4:25 रेशियो 25 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने पूरा खोल के एक्सप्लेन किया है, ऐसा कैसा आपको समझते हुए करना है, ठीक है। ये था आपका 4th का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट पार्ट समझ लिया तो ये आ जाएगा, और जिसके फर्स्ट थोड़ा बहुत कम समझ आया तो ये पक्का आ जाएगा, इसको पे ध्यान देना। लेकिन इसका डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। परपेंडिकुलर्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू 2 एंड्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB, यानी कि AB है, उसके बिंदु A व B पर PA और QA लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये है कि अपन सबसे पहले लाइन ड्रॉ करें इसकी AB, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझना। ये AB एक लाइन खींची अपन ने A और B। अब यहाँ सुनो, इस A से इसने कहा PB और QA, इसका मतलब यहाँ एक परपेंडिकुलर है A के ऊपर, यानी एक लंब है। परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री, तो ये तो हो गया QA। एक है PB, इसका मतलब B यहाँ पर है ना। अच्छा दूसरी बात सुनो, यदि P व Q AB के दोनों ओर स्थित है, यानी कि इफ P एंड Q आर एट द ऑपोजिट साइड ऑफ AB, इसका मतलब अगर Q इधर है ना, अपन इधर बना दिया, तो PB फिर नीचे बनाएंगे, दोनों तरफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए। यहाँ पर भी 90 डिग्री, इसका नाम है P। हाँ ये हो सकता है कि भले आप इसको नीचे बनाते हैं तो इसको ऊपर बनाना पड़ता है, एक ही बात है, लेकिन जिसको भी दोनों हैं ऑपोजिट, वो ध्यान रखना, ठीक है। और फिर उसने कहा कि ट्राइंगल बन गया QOA और एक POB। POB का अपन को एरिया दे रखा है कहाँ POB, ये देखो PB, इसका मतलब O तो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर अपन को इससे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी एक ट्राइंगल निकल के आएगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं अपन, यहाँ दे देते हैं P, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इसका मतलब ये जो बीच वाला है वो O है, तभी तो बना POB, है कि नहीं, और एक बना अपना QOA। ये 2 ट्राइंगल बन गए। चलो अब थोड़ा गिवन वगैरह लिख दो। गिवन का मतलब दिया है, क्या गिवन है हमें एक तो ये चीज़ गिवन है कि छोटा सा लिख दो भले, ट्राइंगल POB का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल POB वो हमें दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें प्रूव क्या करना है या फिर फाइंड क्या करना है, सिद्ध करना है या फिर ज्ञात करना है, एक ही बात है। यहाँ फाइंड लिख देना भले, फाइंड या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, प्रूव नहीं करना, ठीक है। फाइंड लिख देना, टू फाइंड। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल QOA, ठीक है, यानी कि QOA का क्षेत्रफल हमें निकालना है ट्राइंगल का। चलो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि वो एरिया की बात करता हो या साइड के रेशियो की बात करता हो, तो हमेशा जो भी ट्राइंगल बनते हैं उन ट्राइंगल को सबसे पहले अपन क्या दिखाते हैं,
सिमिलर, बिल्कुल सही है। यानी कि हम जब भी ऐसे करें ना तो हम दोनों हमेशा दोनों ट्रायंगल को समरूप दिखाना है। प्रूफ उपपत्ति की बात करें तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास। तो देखो इन ट्रायंगल QOA एंड ट्रायंगल POB त्रिभुज QOA व POB में, हिंदी वाले से लिख देंगे में क्या क्या चीज़ है। एक तो एंगल QAO इक्वल्स टू PBO, यहाँ पर देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। PBO दोनों के अंदर 90 डिग्री, यानी कि ईच 90, प्रत्येक 90 डिग्री है कि नहीं है तो दोनों में 90 डिग्री एक बात। तो और मैंने एक चीज़ बताई थी, जब भी दो लाइन आपस में काटे तो वहाँ पर कौन से एंगल बन जाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑपोजिट वर्टिकली, यानी कि POB इक्वल्स टू QOA वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बन गए और हमारा काम तो हो गया। ट्रायंगल ट्रायंगल QOA सिमिलर हो गया ट्रायंगल POB के बाय AA सिमिलरिटी से। तो बस एंगल प्रॉपर्टी से ही हमारे को सिमिलर दिखाना था, वो हमने दिखा दिया। सबसे मेन काम ये है कि जो भी ट्रायंगल बनेंगे उनको अपन को हमेशा सिमिलर दिखाना है। सिमिलर का मतलब समरूप तो दिखाना ही दिखाना है। उसके बाद में ही अपन को वो जो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो थ्योरम लगा रहे हैं अपन वो लगानी है, ठीक है। ये अगर सिमिलर है तो अब लग जाएगा कौन सी, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से लेने अपन को, AOQ या फिर QOA का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल POB, यानी कि QOA का क्षेत्रफल बटा POB का क्षेत्रफल इक्वल्स टू उनकी साइड के रेशियो के। अब वो कोई सी भी साइड ले लो, बोलिए आप OQ बटा OP है ना, वो जो, हालांकि आप चाहो तो बता देता हूँ कि दो ट्रायंगल है अपने पास, है ना, बहुत ज़रूरी है जानना। देखो इसमें आलस मत किया करो, मैं आपको पूरी चीज़ सिखाऊंगा। जैसे एक बात मैंने बताई कि ये QOA, एक है POB, जैसे ये दो ट्रायंगल थे, दो यही थे। अब इस साइड अपॉन ये साइड बटा ये साइड, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, इन तीनों का रेशियो बराबर होता है कि नहीं होता। ये इस एरिया का मतलब इस फॉर्मूला होता है इस प्रॉपर्टी का। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे एक बार मैं पूरा लिख दूँ, OQ बटा OP का स्क्वायर होता है ना, साइड के स्क्वायर का रेशियो, तो आपको अब तो लर्न ही हो गया होगा। साइड के स्क्वायर का रेशियो उस ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के बराबर होता है थ्योरम में। अब हमने ये सिर्फ OQ और OP क्यों ली, क्योंकि हमारे पास OQ और OP ही दे रखा है, चाहे PO बोल दो चाहे QO बोल दो, तो जो चीज़ गिवन होती है ना वही ले लो। वैसे तो होने को तो तीनों ही बराबर है, लेकिन जो हमें चाहिए वही अपन को लेना। ये तो सिंपल सी बात, अब तो आप सीख ही गए होंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA ये हमारे पास है नहीं, ये Q है। एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA अपॉन POB दे रखा है 150, ठीक है, तो POB 150 रख दिया। OQ हमें दे रखा है 7 और OP यानी कि PO बोल दो चाहे, वो दे रखा है 5 का स्क्वायर हो गया। तो फिर आगे देखो इधर कर लेते हैं अपन, ये हालांकि समझने के लिए था। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA अपॉन 150 इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 और 5 का 25। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA इक्वल्स टू 49 अपॉन 25, तो अपनी जगह ही। ये 150 भी नीचे है तो इधर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 25 की टेबल से 6 बार कट जाएगा, तो एरिया ऑफ QOA इक्वल्स टू 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 54 यानी 6 9 54, 5 कैरी लगी, 6 6 24 यानी 6 24 और 5 हो गया 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो एरिया है वो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे लिख देना, हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA इक्वल्स टू 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः त्रिभुज QOA का क्षेत्रफल बराबर 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका सेकंड पार्ट। ऐसे आपका थर्ड पार्ट देखो इसका चौथे का, इसमें आपको डायग्राम गिवन है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी ऐसे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर आते हैं हमेशा उनसे बनने वाले दोनों ट्रायंगल को अपन को हमेशा सिमिलर यानी कि समरूप दिखाना है, सबसे पहला काम वही है। अब इन फिगर फाइंड x इज टर्म्स ऑफ AB एंड C। बस ये है कि इसके अंदर वैल्यू दे रखी है, जैसे AB दे रखा है B, BC दे रखी है हमें C, और A से लेके E दे रखा है हमें A, स्मॉल a। ये वैल्यू हमें गिवन है। ऐसा मत सोचो कि ABC कोई वैल्यू होती है, वैल्यू तो होती है। और ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री, एंगल A 50 है, और यहाँ पर DBC बीच वाला 50 है। ये दो चीज़ हमें दे रखी है और हमें वैल्यू निकालनी है x की,
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, सोल्यूशन स्टार्ट करें तो जो हमारे को दो ट्राइंगल दे रखे हैं उनको उनमें सिमिलरिटी प्रूव कराओ, यानी उनको सिमिलर दिखाना है हमें। तो कौन कौन से ट्राइंगल है? अच्छा, सिमिलर प्रूव कराने के लिए हमारे पास हर चीज़ होनी चाहिए, है क्या? तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो एक तो अपन को पता है कि दो ट्राइंगल जब लेंगे अपन AEC और DBC, दोनों में CC कॉमन है, एंगल C कॉमन है। चलो ठीक है, एक चीज़ और चाहिए हमें, अब वो हम कहाँ से लाएंगे? तो हमने सोचा यार अगर ये दोनों आपस में पैरेलल होती तो अपन कह सकते थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते नहीं होते, यानी संगत कोण। तो फिर हमने देखा कि यहाँ 50 है, यहाँ पर भी 50 है, दोनों 50-50 गिवन दे रखा है। तो हम ये अगर एक 50-50 दे रखा है तो दोनों में CC कॉमन ले लेंगे, या फिर इसका दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ले लेंगे, कैसे भी दिखा सकते हैं। तो हमने क्या सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमारे पास पर्याप्त चीज़ें हैं। तो अपन एक तो ट्राइंगल लिया पूरा का पूरा, ECA बोल दो चाहे ACE बोल दो, ठीक है। एक तो ट्राइंगल लिया अपन ने ECA, दूसरा DCB एंड ट्राइंगल DBC, त्रिभुज ECA व DCB में, ठीक है। क्या क्या चीज़ हमारे पास, एक तो ये तो हमें पहले से ही गिवन है 50-50, कौन कौन सी, कि एंगल EAC पूरा का पूरा, ठीक है, बराबर दे रखा है DBC के ईच 50, ठीक है, प्रत्येक 50 डिग्री। एक तो चीज़ दे रखी है। दूसरी देखो ये 50 है और दोनों में ही CC कॉमन आ रहा है, जैसे अपन एक लिए लिख सकते हैं, एक तो ECA, क्या लिख दिया, ECA या EA बच्चे, ठीक है, ECA इसमें भी C आ रहा है, और DCA ये हो गया कॉमन एंगल, ठीक है, दोनों में क्या हो गया, कॉमन एंगल। और या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों है ना 50-50 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है भाई, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अगर इसको अपन पैरेलल वाली फॉर्म में दिखाना चाहें कि ये इसके समांतर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं, सोल्यूशन बहुत सारे, लेकिन अपन तो इससे कर लेना क्योंकि ये भी एक तरीका इजी है, प्रॉपर्टी दिखानी थी। तो दोनों में एक तो कॉमन चीज़ निकाल दो, जो हमेशा मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, और एक दोनों के अंदर 50 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ट्राइंगल ECA सिमिलर हो गया ट्राइंगल DBC के, ठीक है, बाय AA सिमिलरिटी से, ठीक है। और पैरेलल वाली दिखाना चाहते हो तो फिर एंगल D और एंगल E भी बराबर हो जाएगा, तो इसकी जगह आप वो भी लिख सकते हो EDB, और दूसरा हो जाएगा आपका ये वाला, यहाँ E वाला, D जो भी लेना चाहते हो, AED या फिर AEC बराबर BDC, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो अब ये सिमिलर हो गए, और सिमिलर के अंदर आपको पता है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो हमें वही साइड लेनी है जो हमें चाहिए और जो हमारे पास है। हालांकि हमें पता है कि जो भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर एरिया वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि कहीं पर भी एरिया वाली बात नहीं कह रखी, तो हम एरिया वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। अब हम साइड लेते हैं। अच्छा, पहले इसमें आपको अगर पहचानने में कठिनाई हो रही है, मुश्किल हो रहा है, तो मैं आपको अलग अलग बना देता हूँ कि एक तो ट्राइंगल है अपना CAE और दूसरा ट्राइंगल है CBD। अब पहचाना बड़ा आसान, हालांकि आपको बनाना नहीं है अलग से। CA बटा CB यानी कि CA बटा CB इक्वल्स टू AE बटा BD इक्वल्स टू, ठीक है, AE बटा BD इक्वल्स टू CE अपॉन CD, ठीक है। ये हो गया अपने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि संगत भुजाएं, ठीक है। और संगत भुजाओं का रेशियो आपको पता ही बराबर होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। और अब सुनो, हमें कौन सी चाहिए, वही हमें है तो तीनों बराबर, लेकिन हमें कोई दो का जोड़ा उठाना है, क्योंकि अगर आपने इस एक्सरसाइज को मेरे साथ पूरी पढ़ी तो आपको समझ में आ गई होगी। कोई दो का ऐसा जोड़ा उठाना है जो हमें चाहिए। हमें देखो एक तो चाहिए A से लेके B तक का, भाई A से लेके B तक का मतलब AC चाहिए, AC वाले AC चाहिए नहीं चाहिए, तो AC को बोल दो CA, एक ही बात है, CA बोलो चाहे AC बोलो, ये वाली तो चाहिए। दूसरी बात, हम अगर आगे बढ़ें, इसका मतलब ये जोड़ा चाहिए हमें तो, यानी कि CA बटा CB इक्वल्स टू, दूसरी अगर अपन बात करें तो हमारे पास BD दे रखा है X, क्योंकि एक्चुअल में तो BD हमें X की वैल्यू तो चाहिए, इसका मतलब ये भी हमें लेना पड़ेगा। तो देखो मैं एक तरीके बताता हूँ, मैं चाहता तो सीधा लिख देता, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे क्यों ले रहे हो, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें जो बताता हूँ उस पर गौर किया करो, ताकि आप रटोगे नहीं। आपको भी तो सोचना है, एग्जाम में तो आप भी करने वाले हो। तो
वो एग्जाम में कर सकते हो इसलिए। तो सी ए कितना, ए सी की वैल्यू अपन अगर देखें तो ए सी की वैल्यू है बी प्लस सी, है कि नहीं है, बी प्लस सी, क्योंकि ए सी जो है वो यहाँ से लेके ए बी प्लस बी सी मिल के ए सी बनता है। भाई सी ए बोलो चाहे ए सी बोल दो, तो सी ए के अंदर क्या क्या आ गया, बी और सी, तो सी ए की वैल्यू हो गई बी प्लस सी, समझ गए, अपॉन सी बी। सी बी क्या है, सी बी है सिर्फ सी, समझते रहना ना, वैल्यू पुट करें अपन। ऐसा मान लो कि यहाँ 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 5 और 3 8, 5 और 3 8, लेकिन यहाँ पर वैल्यू ना दे के ए बी सी डी दे रखी है, बात तो एक ही है। फिर ए ई दे रखा है स्मॉल ए, अपॉन बी डी दे रखा है एक्स, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसके बाद में अपन क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो एक्स को इधर ले आओ, एक्स को जब इधर लाए ना तो एक्स आ गया ऊपर, इधर क्या बचा, सिर्फ ए बचा, और इस पूरे को इधर भेज दो क्योंकि कोई नंबर तो है नहीं, पूरे को इधर भेजा तो सी तो चला गया ऊपर और बी प्लस सी आ गया नीचे, समझ पा रहे हो। तो बस फाइनली यही एक्स की वैल्यू है, कोई अलग से एक्स की वैल्यू है नहीं क्योंकि नंबर तो है नहीं, कोई डिग्री विग्री भी नहीं है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए सी अपॉन बी प्लस सी। बहुत ईजी है ना। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसके अंदर बी 90 डिग्री है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब अपने अगर डायग्राम बनाए ना तो 90 डिग्री वाला डायग्राम बनाना अपन को, ये बनाया अपन ने, इसमें बी को 90 डिग्री दिखाना है, इसका मतलब ये बन गया, चलो ए बी सी बन गया। एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। अब हमें ये पता है कि जब भी समकोण त्रिभुज बनाया जाता है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाता है तो हमेशा उसके अंदर ये जो 90 के सामने होता है वो हाइपोटेनियस होता है यानी कि कर्ण होता है। तो ये कह रहा है कि बी डी जो है वो कर्ण ए सी पर लंब है, पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ से एक लाइन जा रही है और यहाँ पर डियर ये परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर इस ए सी के ऊपर है। ए सी कौन है, कर्ण है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बी सिमिलर हो जाए यानी कि ए डी बी समरूप हो जाए बी डी सी के। इन दोनों को आपस में क्या दिखाना है, समरूप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करना है। गिवन का मतलब दिया है, क्या दे रखा है हमें, दे रखा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा बी डी परपेंडिकुलर दे रखा है ए सी के ऊपर। हिंदी वाले बच्चे लिख देना, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और बी डी परपेंडिकुलर ए सी। ये भी आप चाहो तो लिख देना, चाहो नहीं लिखना ही लिखना है। और फिर उसके बाद में प्रूव हमें करना है, टू प्रूव का मतलब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर यानी कि समरूप हो जाए ट्राइंगल बी डी सी के, ठीक है। चलो इतना हमें करने के बाद क्या करते हैं अपन, प्रूफ, टू प्रूफ यानी कि उत्पत्ति शुरू करते हैं। तो मेरी बात समझो, हम अगर इन दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखाने जाएं, समरूप दिखाने जाएं, तो क्या हमारे पास पर्याप्त डेटा है क्या, यानी कि जो हमें चाहिए वो चीज़ें सारी हैं क्या। तो हमने देखी यार एक चीज़ तो है, बोले क्या कि दोनों में ईच 90 प्रत्येक 90 डिग्री, कैसे कि ए डी बी और बी डी सी दोनों के अंदर 90 डिग्री तो हो रहा है। अगर एक चीज़ और आ जाए तो फिर ये ट्राइंगल को हम सिमिलर दिखा सकते हैं क्योंकि ए प्रॉपर्टीज है, एंगल। तो हमने सोचा कि एक एंगल और निकालते हैं और उस एक एंगल के लिए थोड़ी सी अपन को मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन है बहुत ईजी। जैसे मैं कहूँ इन ट्राइंगल, इस पूरे की बात करूँ ए बी सी की, इन ट्राइंगल ए बी सी यानी कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। एक बात बताओ, इस त्रिभुज ए बी सी की क्या खास बात है, इस बीच वाली लाइन जो है ना, इस जो अपना परपेंडिकुलर, इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए, ऐसे मानो ये है ही नहीं, सिर्फ ए बी सी को देखो। तो ए बी सी के अंदर बी 90 डिग्री है। तो एक बात बताओ, पीछे दो एंगल बच गए, कौन कौन सा, एंगल ए और एंगल सी, बचा कि नहीं बचा, एंगल ए और एंगल सी, वो दोनों मिला के 90 डिग्री होंगे क्योंकि एंगल बी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो वो दोनों मिला के 90 के क्यों होंगे, क्योंकि ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, यानी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। तो 90 अगर बी अकेला हो गया तो इन दोनों को मिला के 90 होगा, गारंटी है। बहुत बड़ी बात आ गई, समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही आगे समझो, नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं, इन दोनों में से कोई सा भी ले लो क्योंकि वो दोनों तो आपस में फिर अपनों को काम हो जाएगा। सपोज अपन नेक्स्ट ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है, बी डी सी कोई सा भी ले सकते हो, बी डी सी ले लो चाहे ए बी डी ले लो। तो त्रिभुज बी डी सी में
BDC में क्या खास बात है कि ऊपर अब सिर्फ BDC को देखो और किसी को ही मत देखो। अगर अपन BDC को देखें तो BDC में D 90 है, देख लो चाहे BDC में ये 90 है, तो ये जो पीछे दो बच के उन दोनों को मिला के 90 होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एंगल DBC होगा, DBC का मतलब बीच वाला एंगल होता है ये, प्लस एंगल BCD ये मिला के 90 डिग्री होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो एंगल BDC है वो 90 डिग्री रह गया। अगर ये यहाँ 90 है तो इन दोनों को मिला के ये 90 होंगे। कौन कौन से? DBC यानी कि बीच में भी आ गया, और BCD बीच में C आ गया, मतलब B और C दोनों मिला के 90 होंगे। लेकिन अकेला B और C इसको लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो पूरे एंगल थे A और C, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा B नहीं है, क्योंकि B आधा ही पोर्शन है, इसलिए अपन को DBC ही लिखना पड़ेगा। अकेला B मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ये होगी समीकरण 2। अब एक बात देखो, इक्वेशन 1 और 2 को मैं बात लिखूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से इनके आपस में अगर कंपैरिजन करवाया जाए, तुलना कराई जाए, तो 90 से 90 कंपेयर हो जाएगा। तो इधर तो बच जाएगा A प्लस C और इधर बच जाएगा एंगल DBC प्लस एंगल BCD, है ना। ये चीज़ें बच गई, DBC और BCD। अब समझना, अब यहाँ पर अपन एक बात लिखी, ये जो BCD है ना, BCD इसमें तो C पूरा आ रहा है, तो इसको तो भले आप क्या लिख सकते हो, एंगल C लिख दो। मैं जानबूझ के काट रहा हूँ, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये सीखनी है। यहाँ BCD नहीं उसकी जगह C भी लिख सकते हो, लेकिन इसको DBC ही लिखना है। ये जानबूझ के गलत काटना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इस BCD भी सही है, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको C भी लिख सकता हूँ। ध्यान रखना क्यों लिखा, उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि C से C कट जाएगा, A = DBC बच जाएगा। समझ गए? C क्यों लिखा? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा C आ रहा है। DBC क्यों लिखा? क्योंकि DBC में B पूरा नहीं आ रहा है, सिर्फ DBC आ रहा है, मतलब आधा भी आ रहा है, इसलिए अपन को DBC लिखना है, पूरा भी नहीं लिखना, लेकिन C तो पूरा आ रहा था। चलो, एंगल A = DBC, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ गई, इक्वेशन 3। बस अब हमारा काम हो गया। कैसे? कि एंगल A ये इस ट्राइंगल की बात है, DBC इस ट्राइंगल की बात है, तो इन दोनों में सिमिलरिटी प्रूव कराने के लिए हमारे पास दो एंगल ही तो चाहिए थे। दो एंगल का मतलब एक एंगल ही तो चाहिए था, जो हमें नहीं पता था। एक तो हमारा 90-90 दिखा सकते थे। मेरी बात समझो, इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या? एंगल DAB बराबर DBC का तो DBC रहने दो, ये फॉर्म भी लिख सकता हूँ। समझना, DAB का मतलब एंगल तो A आ रहा है, लेकिन DAB, अब इससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये DAB इस ट्राइंगल की बात हो रही है। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर मैं ये लिखूँ, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल, पूरा करने के बाद समझ में आ जाएगा। यानी कि त्रिभुज ADB और BDC, इन्हीं को दिखाना है अपन को सिमिलर, ठीक है। तो एक तो पहले से ही हमारे पास था, कौन सा? ADB बराबर BDC। क्या लिखते हैं अपन? ईच 90, भाई दोनों में 90 डिग्री है, तो प्रत्येक 90 डिग्री दे ही रखा था, प्रत्येक 90 डिग्री। अब जो चीज़ निकल के आई, ये वाली बोल दो चाहे ये वाली बोल दो, वो ही तो हमें चाहिए थी। लेकिन ऐसी चीज़ आनी चाहिए जो दोनों ट्राइंगल की चीज़ें हो। तो ये वाली इस ट्राइंगल की मान सकते हैं अपन, क्योंकि A तो इसी में ही है, और ये वाली इसकी मान सकते हैं। तो ये इतना जो ये माथापच्ची करी अपन ने किसके लिए करी? इस एक एंगल का निकालने के लिए, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं DAB, बोले ये लिख दो, बोले वो लिख दे, की बात है, = DBC फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से। समझ गए? समीकरण 3 से। सो ट्राइंगल ADB सिमिलर, यानी कि समरूप हो गया ट्राइंगल BDC के बाय AA सिमिलरिटी। तो ये तो हमें प्रूव करवाना था, तो हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी में अपन ने कंप्लीट कर लिया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और ये तो 4, 5, 6 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। 4 मार्क्स में का तो पक्का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आना चाहिए। तो ये कह रहा है कि प्रूव द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि आपको सिद्ध करना है कि कोई इक्विलर ट्राइंगल है, वो एनी साइड ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म्ड एट द डायगोनल ऑफ सेम स्क्वायर। यानी कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा, इसका मतलब सबसे पहले एक वर्ग बनाओ, एक स्क्वायर बनाओ, कि सपोज ये एक स्क्वायर है, समझ पा रहे हो? स्क्वायर का मतलब जिसकी चारों साइडें बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसको आप कुछ भी नाम दे दो, ABCD, कैसे भी दे सकते हो, ABCD, ठीक है।
ध्यान रखना, ऐसे देते हो फिर ऐसे चलना या फिर ऐसे चलना। ABCD ले लिया अपन ने। अब सिद्ध कीजिए कि इसकी वर्ग की एक भुजा पर, यानी इसकी कोई सी भी एक वन साइड पर एक ट्राइंगल, एनी साइड ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी किसी इसकी एक साइड पर एक ट्राइंगल बन रहा है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब समबाहु। सपोज अपन ने देख लिया कि इसकी इस भुजा पर एक इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज, एक तो ये बना दिया। फिर एक बन रहा है उसके विकर्ण पर यानी कि उसके डायगोनल पर। समझ पा रहे हो? तो साफ साफ लिखा हुआ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म्ड ऑफ एनी साइड, यानी कोई सी एक साइड के ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दो, मैंने बना दिया, ठीक है। और एक ट्राइंगल बन रहा है उसके डायगोनल पर, ABCD, इसको दे दो ई नाम, ये ई है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल क्या नाम हो जाएगा? AEB। और एक इसके डायगोनल पर है, डायगोनल का मतलब इसका विकर्ण। सपोज ये अपन इसका विकर्ण खींचा, इसका डायगोनल खींचा, इसके ऊपर एक और ट्राइंगल बन रहा है, ऐसा मान लो उसके ऊपर ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, ठीक है। इसको नीचे भी बना सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, इसी को आप इधर भी बना सकते हो, ठीक है। इसका नाम हो गया F। ये दो ट्राइंगल हो गए, एक तो इसकी भुजा के ऊपर समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इसके विकर्ण के ऊपर इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। और पूछ क्या रहा है वो ये कह रहा है कि जो इसकी साइड पर जो ट्राइंगल बन रहा है ABE, उसका एरिया उसके डायगोनल पर बनने वाले ट्राइंगल के एरिया जो है उससे आधा होता है। अभी लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले हम गिवन क्या लिखेंगे, तो गिवन में पूरी की पूरी साइड आएगी कि ABCD जे स्क्वायर, क्योंकि हमने लिखा है, हमने इसको नाम दिया है ना, तो ABCD जे स्क्वायर, ठीक है, हुज साइड इज AB एंड, क्योंकि इसकी एक साइड AB लिए अपन है, एंड इट्स जो डायगोनल की बात करें अपन, डायगोनल इज AC जो हमने काम में लिया है, ठीक है। एंड इक्विलेटरल triangle ABE and ACF are formed on the sides AB and AC respectively। इतनी अपन को गिवन यानी कि दिया है में लिखना है। अब हिंदी में दिया है क्या लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चों थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। दिया है हिंदी वाले लिख देंगे कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है जिसकी एक भुजा AB तथा विकर्ण AC है, तथा विकर्ण AC हैं। AB तथा AC भुजा पर समबाहु त्रिभुज, अभी समझा भी दूंगा कैसे अपन लिख रहे हैं ये, ABE तथा दूसरा क्या नाम है ACF बना है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये मत सोचना इतना बड़ा कोई लिखते हैं कि क्वेश्चन में से तो लिखा है, अपन ने क्या लिखा, वो नई बात थोड़ी ना लिखी है। अपन ने क्या कहा कि ABCD एक वर्ग है, ABCD स्क्वायर बिल्कुल है, जिसकी एक साइड AB ली अपन ने, ठीक है, और एक साइड कौन सी ली AC, तो डायगोनल लिया AC, सॉरी, तो AB के ऊपर तो ट्राइंगल बनाया वो बनाया, उसका नाम है ABE, और जो विकर्ण है यानी कि डायगोनल के ऊपर बनाया वो ACF, ठीक है, बनाए, बस सिंपल सी बात है। और इसके बाद में हमें क्या देखना है, प्रूव क्या करवाना है, तो वो लिखो अपन टू प्रूव, सिद्ध करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इजी वे में करेंगे। सिद्ध करना है जो ABE बना या फिर AEB जो बना, यानी कि ट्राइंगल ABE का क्षेत्रफल, इस बार हिंदी लिख देता हूं पूरी, इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, वो ये जो ट्राइंगल बनेगा वो इसका आधा यानी कि हाफ ऑफ ट्राइंगल ACF का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश वाले लिख देंगे एरिया हाफ ऑफ, यहाँ हाफ लग जाएगा, हाफ एरिया हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा ACF, ठीक है। ये इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे। तो ये सिंपल सी बात है, ये हमें प्रूव करवानी है, टू प्रूफ उपपत्ति। चलो उपपत्ति की अपन अगर बात करें तो देखो, पहली बात तो ये है कि जो दो ट्राइंगल बने हैं
उनका जो हम एरिया लगाएंगे, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब होता है समबाहु, और समबाहु के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, ये इसके एरिया का यानी कि क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो वो हमें लगाने के लिए क्या आपके पास साइड है क्या, भाई ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइडें क्या होती है, बराबर, और प्रत्येक कोण क्या होता है, यानी ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। और लेकिन जो ये AC है, ये अगर मैं बात करूं कि ये जो ये भी 90 है, ये भी 90 है, सब 90 है, लेकिन अगर ये AC को देखें तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया ABC, और वो बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस यानी कर्ण होती है। तो अगर मैं ABC की बात करूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो अपन यहीं से लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल। समझ पा रहे हो ना, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यानी कि जो AC है, भाई हाइपोटेनस का मतलब कर्ण का स्क्वायर, इसकी बेस, भाई 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस हो गया, बराबर AB का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है। लेकिन एक बात सुनो, AC स्क्वायर इक्वल टू हमें निकालना क्या है कि काश AC की वैल्यू निकल जाए, क्योंकि ये चारों तो बराबर है भाई, इनको तो AB को भी AB, BC को भी AB मान सकते हैं, CD को भी AB मान सकते हैं, AD को भी AB मान सकते हैं, क्योंकि वर्ग है, स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों भुजाएं, चारों साइड बराबर होती है। लेकिन AC का नहीं पता, क्योंकि ये विकर्ण है, और विकर्ण चारों भुजाओं के बराबर में नहीं होता, इसकी अलग वैल्यू होती है। तो हमें AC निकालना है, तो हमने AB को तो AB रहने दिया, लेकिन BC को भी हमने AB मान लिया। क्यों, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो BC को भी अपन AB मान सकते हैं, दोनों बराबर है। चाहो तो लिख देना भले, AB = BC, चारों भुजाएं बराबर है। अब सुनो, इसका मतलब AC स्क्वायर बराबर 1 AB 2 AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर जो यहाँ स्क्वायर था, समझना, स्क्वायर इधर चला जाएगा बराबर में, तो लग जाएगा √AB स्क्वायर। और आपको पता ही है कि AB के ऊपर स्क्वायर, इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन 2 के ऊपर रूट हटेगा नहीं, तो √2AB AC की वैल्यू निकल के हमारे पास आ गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ गई, AC की वैल्यू √2AB। अब सुनो, अब एरिया निकालना आसान हो जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं अलग अलग ट्राइंगल की, तो पहला ट्राइंगल कौन सा है, एक तो है एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB। क्या माना था अपन, ABE माना था क्या, AB लिख लो, यानी कि ABE का क्षेत्रफल बराबर, ये ट्राइंगल है कैसा, ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब समबाहु, और समबाहु के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, हिंदी वाले साइड का मतलब भुजा स्क्वायर लिख देना, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4, और ABE की साइड कोई सी भी ले लो, सॉरी ABE ये रहा, इसकी कोई साइड लो, AB ले लो, क्योंकि AB, AE और BE तीनों बराबर है, क्योंकि इक्विलेटरल है, तो अपन ने ले लिया AB। ठीक है, तो ये तो इसका एरिया निकल के आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE का ये चीज़ निकल के आ गई, √3/4 AB स्क्वायर। समझ गए। अब अपन को दूसरा कौन सा एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC या ACF, एक ही बात है, ACF यानी ACF का क्षेत्रफल बराबर √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर। अब इसके अंदर इसकी भुजा कितनी है, इसके अंदर AC ले लो, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू है ना वही लेनी है। वैसे तो AC, CF और AF तीनों बराबर है, लेकिन हमने अभी भी जो निकाली वो ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF बराबर √3/4 और साइड ले ली अपन ने AC का स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरे का ट्राइंगल का एरिया आ गया, दोनों ट्राइंगल के क्षेत्रफल आ चुके, ये तो ABE का और ये ACF का। अब मेरी बात सुनो, हमें प्रूव क्या करवाना है, हमें प्रूव करवाना है कि वो उसका आधा हो जाए। आधे का मतलब कहीं ना कहीं दोनों का रेशियो, अगर ये 1 है तो ये 1/2 है, अनुपात। और जब भी ऐसी फॉर्म आई, देखो अगर ये 1 है तो ये आधा है, इसका मतलब ये अनुपात की फॉर्म है एक तरीके से, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है, ये अनुपात ही है उल्टा घुमा के। इसका मतलब हम अनुपात वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहला कौन सा, AB
बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ACF। हिंदी वाले बच्चे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बटा ACF का क्षेत्रफल। AB का क्षेत्रफल है √3/4 AB², एक नहीं है, और इसका है √3/4 AC²। ठीक है, अब बड़ा आसान है, √3/4 से √3 कट जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इक्वल टू क्या निकल गया है, AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ निकल के आई। इसके बाद देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, बहुत आसान तरीका है, ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल साइन लगा था ना ACF बराबर। अब देखो AB के ऊपर भी स्क्वायर है, AC के भी ऊपर स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। रीजन बताऊंगा क्यों होल स्क्वायर लिखा। देखो वापस अपन को ये लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। लेकिन अब यहाँ समझो मेरी बात कि AB तो AB रहने दो, है ना, लेकिन जो AC हमने निकाला था, AC की वैल्यू क्या आई थी, इसको इक्वेशन दे दो, चलो इक्वेशन फर्स्ट दे दो। AC की वैल्यू आई थी √2AB, बस हमें ये रखना है √2AB और होल स्क्वायर लगा दो। अगर ये ऐसे अलग अलग स्क्वायर होता ना AC², तो हमारे पास AC² की फिर ये रखनी पड़ती। ठीक है, यहाँ रखनी पड़ती, कौन से, ये। तो हमेशा जब हमारे पास सेपरेट AC था तो यहाँ पर भी सेपरेट AC बनाना है, समझ गए, इसलिए। और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से हमने AC को √2AB रख दिया। अब मेरी बात समझना, अब अपन वापस वही लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF बराबर, ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो ये तो हो गया AB², और जब नीचे वाले के ऊपर स्क्वायर लगा तो √2 बन गया ओनली 2, और AB के ऊपर भी स्क्वायर लगाने पर AB²। समझ गए, स्क्वायर इस पर भी अप्लाई हुआ तो AB² हो गया, इस पर अप्लाई हुआ तो √2 का तो ओनली 2। आपको पता है √2 × √2 ओनली 2 हो जाता है, √2 के ऊपर स्क्वायर से मान लो स्क्वायर से रूट कट गया और AB के ऊपर स्क्वायर लगे, इससे ये कट गया, ऊपर 1 बच गया, बस यही तो हमें चाहिए था। इसके बाद छोटा सा यहाँ देख लेना, इसके बाद यहाँ बता रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF आ गया 1/2, या फिर वैसे तो आंसर आ गया, या फिर इसकी बिल्कुल फॉर्मेशन जैसे अपने बनाई थी वैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये ABC नहीं है ABE है, लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल्स टू, इसको भेज दो इधर तो ये चला जाएगा ऊपर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF, और हाफ तो है ही वहाँ पर पहले से ही, तो हाफ लग जाएगा यहाँ। ठीक है, एक ही बात, हाफ अपनी जगह इधर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, बस ये अपना हैंड्स प्रूव्ड हो गया। यानी कि जो ABE का क्षेत्रफल है, मैंने C लिख देता हूँ बार बार, यहाँ पर सब जगह E है, तो ABE का जो क्षेत्रफल है वो ACF के आधे के बराबर है। समझ पा रहे हो, ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक आपको बहुत ही ईजी लगा होगा। इस तरीके से ओवरऑल अपने एक्सरसाइज आपकी जो 11.4 है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर ली। ठीक है, ओके।